हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ जो कि होगा हाउ टू राइट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आंसर, जो कि हम लोग को स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर 1 में आता है इन पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 5 फॉर 20 मार्क्स और 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहता है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे हम सभी को पता है, एएस का क्वेश्चन 20 मार्क्स का इन टोटल आता है, जिसमें से 5 मार्क्स रहेगा फॉर ईच स्पेसिफिक क्वेश्चन। सो अब जब हम लोग एएस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे रहेंगे, तभी हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एएस में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसका स्पेसिफिक आंसर होगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि फर्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन रहेगा थियोरी बेस्ड केस सिनेरियो और सेकेंड टाइप रहेगा प्रैक्टिकल बेस्ड केस सिनेरियो क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते रहेंगे, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन रखा है वो है थियोरी बेस्ड केस सिनेरियो, और जो आप लोगों को ये सेकेंड क्वेश्चन दिख रहा है ये होगा प्रैक्टिकल बेस्ड केस सिनेरियो। पहले हम लोग अभी थियोरी बेस्ड केस सिनेरियो को समझना स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद उसका मार्किंग पैटर्न हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो कि रहेगा थियोरी बेस्ड केस सिनेरियो, तो उसको स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि गिवन बिलो आर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ बीएस लिमिटेड। उसको हम लोग को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे दिया गया है, जो कि है AS9। You are required to advise the accountant of BS Limited with valid reasons the amount to be recognized as revenue for the year ended on 31st March 2018 in the above context। अब हम लोग जो मेन क्वेश्चन है उसे पढ़ना चालू करते हैं, एज हमें अब पता लग चुका है कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। हमें सिर्फ उसको कोई यह बताना है कि ये जो भी हम लोग को इनकम मिला है, रेवेन्यू मिला है, क्या वो फाइनेंशियल ईयर 17-18 में रिकॉग्नाइज होगा कि नहीं होगा, बस। कीपिंग इन दैट माइंड हम लोग अब केस सिनेरियो पढ़ना चालू करते हैं। गुड्स ऑफ ₹50,000 were sold on 18/3/2018, but the request for of the buyers these were delivered on 15/4/2018। क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि जो भी गुड्स है वो बेच दिए गए थे ऑलरेडी ऑन 18 मार्च, लेकिन बायर की रिक्वेस्ट पे वो डिलीवर किए गए हैं उसे 15 अप्रैल में। अभी हमें यहाँ पे ये सोचना होगा कि गुड्स तो सोल्ड हो चुके हैं, उसका बिल हम लोग उसको बायर को दे चुके हैं, उसका ओनरशिप ट्रांसफ़र कर चुके हैं, उसके राइट्स एंड रिवॉर्ड भी ट्रांसफ़र हो चुके हैं। क्या ये अब रिकॉग्नाइज होगा एज ए रेवेन्यू? बिल्कुल होगा, क्योंकि उसके राइट्स एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप आर ट्रांसफर्ड। जब यही ट्रांसफ़र हो चुका है तो रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज हम लोग कर सकते हैं एज पर AS9। अब हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं कि ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग लिखेंगे कैसे पेपर में। अब जैसे कि आप लोग ये स्क्रीन पे देख सकते रहेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, पहले तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है कि ये कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हमें पूछा गया है क्वेश्चन, जो कि रहेगा AS9 रेवेन्यू रिकग्निशन। मैंने ये लिख दिया गया है और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किया है। ये कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होगा कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है जो कि है रेवेन्यू रिकग्निशन, तो इसमें वो जो क्वेश्चन हम लोग ने अभी जस्ट पढ़ा उसका कौन सा रेलेवेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग को ये क्वेश्चन पूछा गया था, उतना ही पार्ट हम लोग को यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो भी रेवेन्यू रहता है फॉर सेल ऑफ गुड्स मस्ट बी रिकग्नाइज्ड व्हेन द रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल ओनरशिप आर ट्रांसफर टू द रिसिपिएंट। ये कॉन्सेप्ट पे हम लोग को पूछा गया था हमारा क्वेश्चन। उतना ही जो रेलेवेंट पार्ट था वो मैंने लिख दिया है। यहाँ पे और एक रेलेवेंट पार्ट था कि अब उसका
अमाउंट कैसे डिटरमाइंड होगा। सो वो पार्ट यहाँ पे है, एनी मनी रिसीव्ड वेदर इन कैश और कैश इक्विवेलेंट्स जो भी है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिकग्नाइज कैसे करेंगे जब कोई अनसर्टिनिटी ना हो और उसको रिलायबली हम लोग मेजर कर सके, तभी जाके हम उसको रिकग्नाइज करेंगे। सो यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट लिखा, इस पे मुझे एग्ज़ाम में 1 से लेके 2 मार्क्स मिल सकते हैं बेस्ड ऑन दी क्वेश्चन। सो हमारे क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं टोटल 3 पार्ट हैं। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट के लिए 2 मार्क्स अलॉट हो चुके रहेंगे और ये जो 3 पार्ट है उसके लिए जो कि रहेगा कंक्लूजन्स एंड फैक्ट्स ऑफ द केस, उसके लिए 1 मार्क फॉर ईच। ये क्वेश्चन में ऐसा रहेगा मार्किंग स्कीम। सो यहाँ पे ये जो मेन कॉन्सेप्ट है ये तीनों पार्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। सो अब हम यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट लिखने पे इतना सा हम लोग 2 मार्क्स स्कोर कर चुके हैं ऑलरेडी। सो अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमें जो कि लिखना होगा फैक्ट्स ऑफ द केस। तो अभी फैक्ट्स ऑफ द केस में हमें क्या बताना होगा, फैक्ट्स ऑफ द केस में हमें ये बताना होगा कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया था, अब वो क्वेश्चन में हमें एकदम नटशेल में ये बताना है कि प्रॉब्लम क्या था और उस प्रॉब्लम के रिलेटेड इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कौन सा कॉन्सेप्ट है और वो कैसे लिंक हो रहा है। सो हम लोग ने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें गुड्स सोल्ड हो चुके थे और बायर्स के रिक्वेस्ट पे डिलीवरी लेट किया गया था। सो मैंने यहाँ पे सिर्फ उतना ही पार्ट नटशेल में लिख दिया है। इन द अबव केस BS लिमिटेड सोल्ड द गुड्स इन 18/3/2018. So the risk and reward incidental to ownership are transferred and the recipient has accepted the bill. So revenue must be recognized in the financial year 17/18. और ये पार्ट मैंने किस बेसिस पे लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव कॉन्सेप्ट जो कि है पॉइंट A एंड पॉइंट B। सो एग्ज़ाम में हम लोग एक स्मार्ट वर्क भी ये भी कर सकते हैं कि एक बार ऊपर कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं और नीचे के जो भी सब क्वेश्चंस है उसके अंदर हम लोग उस कॉन्सेप्ट के पॉइंट्स का रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, कॉन्सेप्ट डाल दिया हेडिंग और उसके नीचे पॉइंट A और पॉइंट B लिख दिया है। सो अब मैंने जो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 जो सॉल्व किया है उसके अंदर मैंने यहाँ पे सीधा रेफरेंस दे दिया है कि पॉइंट as per above point A and B, the revenue for consignment of goods must be recognized as in when they are sold. So यहाँ पे मुझे ये पॉइंट A and B वापस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये स्मार्ट वर्क आप लोग एग्ज़ाम में कर सकते हो और इस पर हम लोग को मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पे मैंने फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंक्लूजन्स कंबाइन कर दिया है ताकि एज क्वेश्चन में इस चीज़ के लिए एक ही मार्क्स था, तो अलग अलग लिखने का यहाँ पे कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता। सो कंबाइन करने पे हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और टाइम भी बचेगा ये टाइप के क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो फैक्ट्स ऑफ द केस है उसमें क्वेश्चन का नटशेल लिख दिया है मैंने और उसको कंबाइन किया है विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द AS9 और उसमें फाइनल कंक्लूजन डाल दिया है जो कि है हाँ हम लोग रिकग्नाइज करेंगे। फैक्ट्स ऑफ द केस कितना था, इन द अबव केस BS लिमिटेड सोल्ड द गुड्स इन 18/3/18। यहाँ पे ये इधर तक जो पार्ट है 18/3/18 तक ये क्या था, फैक्ट्स ऑफ द केस। उसके बाद का जो पार्ट है, सो द रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप आर ट्रांसफर टू रिसिपिएंट, ये क्या पार्ट है, एंड एक्सेप्टेड ऑल्सो हैज़ एक्सेप्टेड द बिल, सो रेवेन्यू मस्ट बी रिकग्नाइज्ड। एक्सेप्टेड द बिल तक पार्ट क्या है हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ द केस है, कॉन्सेप्ट ऑफ द केस सिनेरियो है। और सो द रेवेन्यू मस्ट बी रिकग्नाइज इन द फाइनेंशियल ईयर, ये पार्ट क्या है हमारा, कंक्लूजन है। सो यहाँ पे ये तीनों चीज़ को कंबाइन करके मैंने अपना टाइम इन शॉर्ट बचा लिया है।
अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, और एक बार लास्ट टाइम हम लोग एक रिवाइज कर लेते हैं मार्किंग स्कीम, जो कि रहेगा एएस में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को कौन यहाँ पे लिखना है, कौन से एएस से हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमें ये लिखना है कि उस एएस में जो हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया है उसके रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है वो यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट, फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंक्लूजन। एक साथ लिखना है तो लिख सकते हो, या फिर अलग अलग लिखना है तो लिख सकते हो। इसका रहेगा 2 मार्क्स। इन केस ये क्वेश्चन सिर्फ 5 मार्क्स का रहता और यहाँ पे पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जो ये है ये दोनों नहीं रहता, तो कंक्लूजन का 2 मार्क्स मिल जाता, फैक्ट्स ऑफ द केस का 1 मार्क्स मिल जाता, कॉन्सेप्ट्स का 1 मार्क्स मिल जाता, कॉन्सेप्ट का हाँ 1 मार्क्स मिल जाता, और ये एएस नाम लिखने का 1 मार्क्स मिल जाता। सो ये वाइंड अप करता है थियरी बेस्ड केस सिनेरियो को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप को देखेंगे, जो कि है प्रैक्टिकल बेस्ड केस सिनेरियो। सबसे पहले उसका हमें क्वेश्चन पढ़ना होगा, जो कि है ये क्वेश्चन, और इसको मैंने अभी आइडेंटिफाई कैसे किया कि ये प्रैक्टिकल बेस्ड केस सिनेरियो क्वेश्चन है एग्जाम में। यहाँ पे हम लोग को सीधा सीधा बताया गया, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर AS7। सो अब यहाँ पे क्या बोला है, कंप्यूट। यहाँ पे ये बोला गया कि हम लोग को थ्योरी बताओ, कि हम लोग को रीज़न बताओ कि ये ऐसा क्यों है। हम लोग को सिर्फ क्या पूछा गया, कंप्यूट करना है, सिर्फ हम लोग को कैलकुलेशन चाहिए। जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पे क्या गया, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस द अकाउंटेंट ऑफ BS लिमिटेड विथ वैलिड रीजंस। मतलब रीजंस पूछा है तो मतलब थियोरी लिखना ही पड़ेगा। और यहाँ पे पूछा है, सिर्फ क्या पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, मतलब हम लोग को सिर्फ कंप्यूटेशन दिखाना पड़ेगा, जो कि रहेगा कैलकुलेशंस, ओनली सिर्फ कैलकुलेशंस दिखाना है। सो अब हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ना चालू करते हैं। अब आप लोगों को दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करना है वो आपको समझ चुका रहेगा। द फॉलोइंग डेटा इज प्रोवाइडेड फॉर मिसेस राज कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया गया है 85 लाख्स, मटेरियल इशू दिया गया है 21 लाख्स, जिसमें से 4 लाख का मटेरियल रहेगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक, जो कि है अनयूज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। अब नेक्स्ट पार्ट है, लेबर पे कितना खर्चा हुआ है 16 लाख, जिसमें से 1 लाख है अनपेड है। मतलब भी वो 1 लाख भले अनपेड है, लेकिन वो खर्चा उसी साल में हुआ है ना, उसी साल का है, तो वो हम लोग इंक्लूड करेंगे। अब जो हम लोग का स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है वो, मतलब ये सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था उस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट हम लोग को ये साल में पड़ा है 5 लाख, और उसके रिलेटेड हम लोग ने थोड़ा सा काम दूसरे को दे दिया था, तो उस चीज़ के लिए हम लोग को पड़ा है 7 लाख का खर्चा, जिसमें से हम लोग ने 4 लाख एडवांस पे कर दिया है। भले हम लोग ने 4 लाख एडवांस पे किया है, लेकिन ये साल में उस चीज़ के लिए हम लोग ने 7 लाख खर्चा किया है, तो हम लोग पूरा 7 लाख ले गए ये साल के लिए। फर्दर, कॉस्ट एस्टिमेट टू बी इनकर्ड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट इज 35 लैक्स, मतलब आगे का कॉस्ट जो कि है 35 लैक्स रहेगा। अब हम लोग को सिर्फ क्या करना है, शो करना है कंप्यूटेशन। सो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखो गाइस, अब मैंने पहले सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया है AS7, ये कौन से AS से हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया था, और फिर सीधा मैंने कंप्यूटेशन स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन में बहुत सारे डेटा दिया था, सो मैंने इस डेटा को समराइज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ही बना दिया। सो अब ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था वो दिया नहीं गया था, मटेरियल अनयूज था वो दिया गया था, वो 4 लाख था। अब हम लोग ने जो कॉन्ट्रैक्ट पे खर्चा किया, ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पे जो खर्चा किया वो था स्पेसिफिकली ये कॉन्ट्रैक्ट पे 5 लाख, और सब कॉन्ट्रैक्ट पे 7 लाख, जो रहेगा अपना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, जो कि रहेगा 12 लाख रुपीज़। और लेबर के लिए हम लोग ने 16 लाख खर्चा किया था, मटेरियल इशू के लिए 21 लाख किया था, जिसमें से 4 लाख मटेरियल अनयूज्ड पड़ा हुआ था, जो कि है 4 लाख। सो अब हम लोग को 2 चीज़ें ढूंढने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और इसमें रेवेन्यू क्या हुआ था या फिर लॉस क्या हुआ था, बेस्ड ऑन फ्यूचर फाइंडिंग हम लोग ये ढूंढेंगे। हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है जो कि है नेट प्रॉफिट, हम लोग ने ये कैसे ढूंढा, चलो उस चीज़ को आप देखते हैं। सो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला गया था, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, फर्स्ट चीज़ ये है। सो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं।
कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, तो उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सारे खर्चे चाहिए पहले। तो हम लोग ने यहाँ पे सारे खर्चों को एक एक लाइन बाय लाइन लिख लिया, मतलब लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट फाइनेंशियल ईयर तक हम लोग ने उस कॉन्ट्रैक्ट पे कितना खर्चा किया है वो चीज़ हम लोग को यहाँ पे लिखनी होगी। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो कि था 12 लाख, लेबर था 16 लाख, मटेरियल यूज जो कि है 17 लाख। वो अब कैसे आया कि मटेरियल हम लोग ने भेजा था साइट पे 21 लाख, लेकिन उसमें से यूज़ नहीं किया जो कि है 4 लाख। सो एक्चुअल में यूज़ कितना हुआ, 21 लाख में से 17 लाख का यूज़ हुआ है। सो इन सब का टोटल हम लोग को आता है 45 लाख, हम लोग ने ये साल में उस कॉन्ट्रैक्ट पे खर्चा किया है। सो अब टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग को आज तक खर्चा और आने वाले कल में कितना उस कॉन्ट्रैक्ट पे स्पेसिफिकली खर्चा हो जाएगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कितना स्पेसिफिकली खर्चा है जो कि क्वेश्चन में दिया था, वो क्या है 35 लाख। अब 35 लाख और 45 लाख जो है कॉस्ट अप टू डेट एंड फ्यूचर कॉस्ट जो है 35 लाख, उसका टोटल आएगा 80 लाख। मतलब मुझे टोटल 80 लाख का ये कॉन्ट्रैक्ट में खर्चा होने वाला है, लेकिन आज मैंने कितना कर दिया है 45 लाख। सो अब हम लोग परसेंटेज कंप्यूट कर सकते हैं क्योंकि दोनों कॉस्ट है और दोनों कॉस्ट का आ चुका है हम लोग को टोटल्स। सो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट अप टू डेट अपॉन टोटल कॉस्ट। हम लोग उसको वैल्यूज़ इनपुट कर देंगे और हम लोग को अपना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का आंसर मिल जाएगा। सो अब हम लोग ने कैलकुलेशन का फर्स्ट पार्ट जो कि था यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कंप्लीट कर लिया है। सो इसका हम लोग को 2 मार्क्स मिल जाएगा आराम से। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। सो अब हम लोग में पहले कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे। अब कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर AS 7 क्या है, कॉस्ट अप टू डेट है, मीन्स आज तक का खर्चा टोटल कितना हुआ है 45 लाख, जो हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे कंप्यूट करके रखा था वही हमारा रहेगा कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर AS 7। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग को ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये ढूंढना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है। अब कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मिल चुका है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। उस परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन को हम लोग अप्लाई करेंगे टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो कि हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है। ये रहा वो फर्स्ट पॉइंट, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दिया गया है 85 लाख। अब हम लोग को पता है कि 85 लाख में से हमारा 56.25% काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब उस 85 लाख को हम लोग 56.25% कम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग का आंसर आएगा कि हमारा अभी तक का उस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या रहना चाहिए था, जो कि आएगा 47.8125 लाख्स। सो अब हम उस वैल्यू को इनपुट कर देंगे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में। सो जैसे ही वैल्यू हमारा इनपुट हो चुका है, अब हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। अब उसका भी लास्ट जो पार्ट है क्वेश्चन में वो पूछा गया है रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर AS 7। अब रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर AS 7 मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट, ये कॉन्ट्रैक्ट में हमें कितना हुआ है। सो अब हम लोग को इसका कैलकुलेशन तो शो करना ही पड़ेगा क्वेश्चन में। सो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो कि था क्या था 47.8125 लाख्स, जो कि हम लोग ने ऊपर यहाँ पे ही कैलकुलेट किए, और कॉस्ट अप टू डेट जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, कॉस्ट अप टू डेट जो है वो क्या है 45 लाख्स। इन दोनों को माइनस करते ही हमारा नेट प्रॉफिट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट से ये साल के लिए वो हमें मिल चुका है 2.8125 लाख्स। सो इसी तरह से ये क्वेश्चन वाइंड अप हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग इसका मार्किंग स्कीम देख ले तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के लिए हम लोग को 2 मार्क्स मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के लिए 2 मार्क्स मिलेगा, एंड कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज के लिए हमें 2 मार्क्स मिलेगा। सो यही था प्रैक्टिकल बेस के सिनेरियो टाइप क्वेश्चन में। आप लोगों को अब क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना भी आ चुका है। सो आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करोगे उस हिसाब से आपको डिस्टिंग्विश करना आसान पड़ेगा। एग्ज़ाम में ये सब ज़रूरत नहीं है कि हम सब पहले थियोरी लेके
फिर प्रैक्टिकल सॉल्व करें, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सजेस्टेड आंसर में खुद उन लोग डायरेक्टली कैलकुलेशंस दिखाते हैं ये टाइप के क्वेश्चंस में, सो हम लोग भी लिखे वो अब ज़रूरी नहीं है। सो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट्स, आप कितने ज़्यादा मेहनत करके ये टाइप के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सो कीप ऑन डूइंग इट, बिकॉज हमें एक चीज़ याद रखनी होगी, हम लोग को जो भी टीचर्स है, एजुकेशन सिस्टम है, ये हम लोग को सिर्फ ये सिखाएगा कि हम लोग को क्या करना है। वी हैव टू फिगर आउट वाई, हम लोग को क्यों करना है ये चीज़, हम लोग को इसके पीछे का लॉजिक हम लोग को खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। सो दिस इज़ फॉर द, इतना ही था ये वीडियो में। सो थैंक यू गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।